हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल प्रजापति आपका माइंड ट्रैक 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सारे अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। मेरा नाम फिर से मैं आपको बताता हूं। मेरा नाम विशाल प्रजापति और मैं आपके लिए क्या पढ़ा रहा हूं, एसएसटी। एसएसटी अपनी चली रही है। साथ में अगर अपन इस क्लास की बात करें तो हिंदी सेकंड ग्रेड लिटरेचर, ठीक है। और लिटरेचर में अपन साहित्य के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। अगर इसमें से बात करें अपन क्या साहित्य का इतिहास चल रहा है, ठीक है ना। इसमें से हम स्टार्टिंग कर चुके हैं, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को अपन जान चुके हैं पिछली कक्षाओं में। अगर बात करें अपन आज के बारे में तो इससे जो पिछली कक्षा गई उसमें मैं आपको लिखा रहा था हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ, ठीक है ना। प्रमुख ग्रंथ में से लगभग अपने 5 ग्रंथ कंप्लीट हो चुके हैं जो पिछली बैक में गए थे। आज की क्लास में जो अपना पूरा टारगेट रहेगा कि आज जो बचे हुए ग्रंथ हैं उनको अपन क्या करते हैं, बिल्कुल समाप्त कर दें और अगली जो क्लास आए उसमें अपन क्या एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं कि अब तक जो अपना टॉपिक हो गया है उसका नाम क्या है और वो क्या चीज के बारे में अपन चर्चा करेंगे आज के समय। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है मैं लिख देता हूं। अपना टॉपिक है हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास ये अपना टॉपिक चल रहा है, सभी को पता होगा। अपना लगभग 5 ग्रंथ कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 5 रचनाओं को अपन पढ़ चुके हैं जो हिंदी साहित्य में अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है, जिसकी स्टार्टिंग हमेशा क्या है, लगातार होती जा रही है। हमने जो पिछली रचना पढ़ी थी वो राम कुमार वर्मा की, सॉरी आपने पढ़ा था रामचंद्र गुप्त की, सॉरी रामचंद्र शुक्ल की अपन रचना के बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षा में, ठीक है। और इसके बारे में अपन पूरी डिटेल से सारी चीज को पढ़ चुके हैं। जो अगला ग्रंथ है आज से 6वें नंबर पे वो है हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक ग्रंथ। मैं नाम लिख देता हूं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक 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 ग्रंथ, ठीक है। या इसको अपन बोल सकते हैं आलोचनात्मक साहित्य, क्योंकि हम साहित्य पढ़ रहे हैं, साहित्य की क्लासों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। यह है इसका रचना का नाम, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। सॉरी इतिहास लिखना था, अपन ने साहित्य लिख दिया दोबारा ना। ये क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। कैसा वाला इतिहास है इसमें, ये इतिहास है आलोचनात्मक, ठीक है ना। और इसके जो लेखक है वो है राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ज्यादा अपना टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। पर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो अपन पूरे के आज के बारे में चर्चा करेंगे। अगर इसमें अपन शॉर्ट में बात कर लेते हैं तो इसका जो प्रकाशन का समय वो है 1953 से लेकर के, ठीक है, 1953 से स्टार्ट होता है। अगर इसमें देखें अपन सर्गों को, सर्ग आप जानते हैं या नहीं जानते, तो इसमें मैं बताता हूँ सर्गों की जो संख्या है वो है 7। और इसका जो कालखंड बांटा गया था, क्या बांटा गया है, कालखंड, कालखंड। कालखंडों की अगर संख्या देखें तो कालखंडों को इसने बांटा था 8 रूप में, किसने, राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। और जो इसकी रचना प्रकाशित हुई है, सॉरी वो 38 है, ठीक है, 1938 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि इस रचना में जो प्रकाशन का समय है यह है इसका प्रकाशन प्रकाशन का समय है 1938। इसमें सर्गों की संख्या होती है, सर्गों को संख्या कितनी है, 7। और इसको कालखंडों में कितना भागों में बांटा है, जो कालखंड अपन लगातार पढ़ते आ रहे हैं, राम कुमार वर्मा का, मिश्र बंधुओं का, या और भी अपन ने गारसा दातासी का, इनके बारे में अपन चर्चाएं कर चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। और ग्रेसन वगैरह के सारे अपन ने चर्चा कर चुके हैं। अगर सर्गों की देखें तो सर्ग आपके लिए एक नया पॉइंट दिख रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सर्गों का मतलब होता है, एग्जाम्पल में जो अपन रचनाएं पढ़ते हैं ऐसे ही गद्य, ठीक है ना। जैसे कि कोई अपन पाठ करते हैं, पाठ मतलब कि अपन जैसे कि गद्य रचनाएं पढ़ रहे हैं, है ना। पद अलग होता है, जैसे गद्य अलग होता है, ठीक है ना। तो अपन रचनाएं पढ़ रहे हैं जैसे कि मंगल भवन अमंगल हारी, तो ऐसी जो अपन पंक्तियों को पढ़ते जाते हैं तो उसमें 6 ऐसे लाइन आएंगी और ये जो लाइन जाएंगी वो कितने जाएगी, बिल्कुल 7 तक, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सर्गों की संख्या, समझ गए। तो सर्ग कितने, 7। सर्ग जैसे ही 7 ये कंप्लीट होगा तो ये जो दोहा चल रहा है, जो भी पंक्ति चल रही है ये कंप्लीट हो जाएगी 7 के अंदर। अगला जो स्टार्ट होगा वो अगले से स्टार्ट होगा, उस वाले में टच नहीं होगा।
मतलब कि 6 और 7 जितना भी है पूरा लगातार एक दूसरे टच होते हुआ चलेगा क्या, इसका सर्गों का संख्या। ठीक है, पंक्तिबद्ध चलेगी। और जैसे इसकी पंक्ति पूरी हो जाएगी 7वें नंबर पे, तो अगला सर्ग चालू होगा नया वाला, ना कि इसमें ही उससे कोई रिलेटिव होगा। कालखंड देखते हैं आगे। ये लिख देता हूं इसका प्रथम कवि। इसने जो प्रथम कवि माना है वो माना है किसको, स्वयंभू को। स्वयंभू एक रचनाकार है, ठीक है, जिसने क्या है हिंदी साहित्य को, ये क्या करता था, यह है अपभ्रंश का कवि। कौन, जो स्वयंभू है ये किसका रचनाकार है, यह है अपभ्रंश का कवि है। अपभ्रंश तो आप जानते होंगे, मिश्र भाषा, मतलब कि हिंदी संस्कृत, ये क्या शुद्ध रूप में उस समय जो हिंदी थी वो क्लियर नहीं हो पाई है। जैसे आज के समय अपन जिसको पढ़ रहे हैं वो हिंदी का रूप पूरी तरीके से ले चुका है। पुराने समय में पहले कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृतों से टच होता, ठीक है, संस्कृत के बाद कुछ हिंदी में टच हुए जिसको अपन प्राकृत के रूप में जानते हैं, कुछ अपभट्ट के रूप में, और कुछ किसके, अपभ्रंश के रूप में। जो मिश्रण रूप था हिंदी और कुछ संस्कृत का, या कुछ ऐसे सामान्य बोलचाल का अलावा भाग था, उसको अपन किसके रूप में जानते हैं, अपभ्रंश का। तो जो स्वयं वो था ये किसका कवि था, अपभ्रंश भाषा का था। ये क्या किसी गुफा में, ठीक है, क्योंकि ये कवि हैं उस समय के, क्या है, संत महात्मा की तरह ही रहते, ठीक है ना, आदिकाल है तो संत महात्मा वगैरह ऐसी स्थिति में रहते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नाद वगैरह और सारी चीज पढ़ेंगे, नाग आएंगे, सिद्ध आएंगे, साधु आएंगे, इनको भी अपन चर्चा पे करेंगे। पर स्वयंभू की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक जगह बैठा हुआ था किसी गुफा में, और ये उच्चारण कर रहा था, जैसे पाठ करते हैं डेली, ऐसे ये क्या लगातार पाठ कर रहा था अपना खुद का। तो ये अपभ्रंश भाषा में कोई गद्य लाइन बोल रहा था, है ना, अपनी रचना को गा रहा था। इसके मुंह से क्या अचानक से एक लाइन निकल गई है, और लाइन निकली थी वो शुद्ध हिंदी की। शुद्ध तो नहीं थी, पर उस समय जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी, इसके मुंह में से जो लाइन निकली, जो भी बोलते बोलते गाते गाते निकल गया, वो निकली थी हिंदी की। तो इस आधार पे राम कुमार वर्मा ने इसको सबसे पहला अपना कवि माना है। यही इसकी सबसे बड़ी भूल रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो किसका कवि था, अपभ्रंश का। तो लिखते हैं अपन आगे की ओर। तो देखो इस रचना में, ये इसको लिखो, यह रचना लिखो सीधा, ठीक है, यह रचना, यह है रचना हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का अधूरा ग्रंथ है। कैसा है आखिर, यह है अधूरा ग्रंथ। समझ में आया, तो समझ में आया दोस्तों ये कैसे रचना है, यह हिंदी साहित्य का अधूरा ग्रंथ है। यह रचना हिंदी साहित्य का अधूरा ग्रंथ है। समझ में आया। अगर पूछ लें कि हिंदी साहित्य का इतिहास में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो अधूरा है, वो कंप्लीट नहीं है, तो उसका नाम होगा हिंदी साहित्य का इतिहास की, या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक साहित्य। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक साहित्य। और किसकी रचना है ये आपको याद रखनी है, तो ये रचना है राम कुमार वर्मा की। गलती से राम कुमार क्या बोलते हैं, रामचंद्र शुक्ल मत कर देना, दोनों ही अलग अलग चीज होती हैं, ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था। अधूरा ग्रंथ है, अधूरा ग्रंथ क्योंकि जो इसमें कवियों की संख्या है, इसमें पूरा लिख रहा हूं कहानी को, इसमें 16 क्या बोलते हैं, इसमें 693 से लेकर के 1693 तक, 1693 ईस्वी तक के कवियों का जिक्र है। अर्थात यह रचना आदिकाल तक ही है। आया समझ, ये जो रचना है केवल आदिकाल तक ही है, ठीक है, मतलब ये आगे नहीं बढ़ा है। इसका जो निपटारा हो गया वो कब हो गया था, इसमें हो गया आदिकाल के अंदर ही, ठीक है, मतलब भक्ति काल तक भी पूरा नहीं पहुंच पाया था ये पूरा स्टार्टिंग से। आया मेरी बात समझ आपको, या अगर इसको अपन बोले तो वैसे तो ये आदिकाल तक था, ठीक है, पर कभी कभी जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है
तो ये रचना किस समय तक की थी, तो इसको बोल सकते हैं आदिकाल, आदिकाल तक, या लिख रहा हूं आगे पूरी बात, या लगभग। ठीक है, ऑप्शन में जो दिखेगा आपको वो सही करना है, या लगभग भक्ति काल तक, भक्ति काल तक। अब सोच रहे होंगे सर जी ऐसा कैसे हो रहा है, डबल डबल क्यों लिखा रहे हैं, तो इसलिए लिखा रहा हूं जिससे आपको जो पूरा है कंटेंट वो क्लियर समझ में आए। देखो 600 क्या बोलते हैं 693 से लेकर के 1693 93 तक की ये रचना है। ठीक है, इस समय जो दौरान था वो आदिकाल का था, मतलब आदिकाल का बिल्कुल एंडिंग पॉइंट। ठीक है ना, मतलब ये समाप्त होने वाला था। और इसके बाद अगर देखें समाप्त होने वाला है, स्टार्टिंग किसकी है, भक्ति काल की। तो लगभग लगभग भक्ति काल या आदिकाल का तो अंत हो ही रहा है। समझ गए, ये हो गया पूरा क्लियर वाला चैप्टर, ये है ना, ये आ गया, ये हो गया, कवियों की संख्या हो गई है। इसने एक और कार्य किया था जो अपने आप में काम का है, भक्ति काल को, भक्ति काल को 4 भागों में बांटा, 4 भागों में, 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा है मुख्य रूप से। ठीक है, अगर बात कर ले अपन तो इसमें दो, देखो भक्ति काल में कितनी शाखाएं होती है, 2, सरगुण, सगुण और निर्गुण। अगर सगुण की बात करें, सगुण, सगुण काव्य धारा। ठीक है, इसको काव्य धारा बोलते हैं, काव्य धारा। और दूसरी धारा का नाम क्या है, निर्गुण, निर्गुण काव्य धारा। सही है ना, तो इसने 2 कार्य किए और दोनों के अंदर बस एक ही कार्य किया है, दोनों को अलग अलग रूप में बांटा है। अगर बात करते हैं सगुण की, तो सगुण के रूप में बांटा है इसने राम भक्ति काल, राम भक्ति काल। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड उस समय का था कृष्ण, कृष्ण भक्ति काल, कृष्ण भक्ति, भक्ति काल। और इसमें जो संत महात्मा है जिसकी रचना, जो निर्गुण, किसी को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, मतलब मूर्ति पूजा, कहने का मतलब क्या है, मूर्ति पूजा किसी आस्था में नहीं रखते, वो क्या है, वो कहते हैं जो भी ईश्वर है वो पूरे संसार में फैला हुआ है, पूरे कण कण में बिखरा हुआ है ना। तो सर्वभौम की पूजा करते, जो भी चीज होती उसी में क्या अपना ईश्वर देखते। तो निर्गुण में 2 व्यक्ति आते हैं, एक तो माना था संत भक्ति काल, संत काव्य धारा, संत काव्य धारा, ये तो संत काव्य धारा की मानी है। दूसरा है सूफी, सूफी काव्य धारा। ये तो जो संत काव्य धारा मानी है कि जो संत महात्मा है जो किसकी पूजा करते हैं। दूसरी है जो मुस्लिमों में जो धार्मिक संत वगैरह होते हैं उसको अपन बोलते हैं सूफी। ठीक है ना, समझ गए। इसमें क्या है, दोनों में एक छोटी सी अंतर है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा, फिलहाल मैं आपको छोटा सा एक अंतर बता रहा हूँ। जो सूफी होते हैं, सूफी संत, ये क्या करते हैं, जो ईश्वर होता है, ईश्वर को ये स्त्री के रूप में पूजते हैं। जैसे कि कैसे, कोई भी ईश्वर होता है, ठीक है, इनका जो ईश्वर होता है ऊपर वाला, उसको ये स्त्री के रूप में मानते हैं और खुद को पुरुष मानते हैं। मतलब कि उसको, उस पे क्या है, नौछावर होते हैं एक लेडीज के रूप में मान करके। और अपने जो हिंदू वाले होते हैं, जैसे हिंदू वगैरह के या संत वगैरह होते हैं, ठीक है, संत का भी क्या, वो हमेशा ईश्वर को क्या मानते हैं, पुरुष के रूप में मानते हैं, और खुद को उसको क्या मानते हैं, जोगनी के रूप में। जोगनी मतलब क्या, एक स्त्री के रूप में। मतलब कि जैसे कृष्ण की बात कर रहे हैं अपन, तो कृष्ण हमारे क्या है, पति है, और हम उसकी क्या है, क्या है, प्रियता, है ना, या उसकी स्त्री है, अपन मानते हैं ऐसे। और इनमें जो सूफी मत होते हैं, इनमें क्या होता है उल्टा, कि जो ईश्वर है वो तो इनका क्या है, इनकी नारी है, मतलब कि इनकी स्त्री के रूप में पूजा करते हैं, और ये खुद को क्या मानते हैं, पुरुष। ठीक है ना, ये है इसकी मेन पॉइंट। ये आपका कंप्लीट है इतिहास। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अगर इसमें ये वाला जो काल हो गया ना, काल हो गया, इसमें एक और छोटा सा है, उसको भी अपन काल विभाजन अभी कर देता हूं। इसमें एक और चीज लिख लेना, ये साइड में अपने पास जगह है। आदिकाल को इसने भाग में बांटा है, आदिकाल को, आदिकाल को संधि काल, संधि काल व चारण काल, चारण काल में बांटा। समझ गए, आदिकाल को इसने 2 भागों में बांटा है और भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। इसी में अगर एक और बात करें तो रामचंद्र शुक्ल की इसने कॉपी की है, रामचंद्र शुक्ल का अनुसरण, अनुसरण, कॉपी को अपन अनुसरण बोल सकते हैं ना, अनुसरण
किया है। जो रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं में था वही इसने अपने में लिख दिया है। ठीक है ना, ये हो गया आपका सेक्शन नंबर का कंप्लीट। ठीक है, 7 नंबर पढ़ेंगे वैज्ञानिक, पढ़ेंगे वैज्ञानिक इतिहास। और वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपत चंद्र गुप्त का। ठीक है, इसको जल्दी से उतारो, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको उतार लीजिए। छोटा है ना, तो छोटी चीज ही सबसे ज्यादा खोटी होती है, ये भी याद रखना। पूछ ले संधि काल या दूसरा कौन सा अपना चारण काल की संज्ञा को देने वाला व्यक्ति कौन है? तो रामचंद्र या राम कुमार वर्मा, है ना। रामचंद्र शुक्ल मत करना इसमें, इसने अनुसरण किया है। और इसका जो प्रकाशन का समय वो कितना है? 1938 का। ठीक है, बताइए क्या। अब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक चरित्र या वैज्ञानिक इतिहास। इसी को वैज्ञानिक इतिहास का दूसरा नाम होता है हिंदी साहित्य का विवेचन या साहित्य का विवेचना, विवेचन। ठीक है ना। उतारा आपने, तो मैं इसको हटा देता हूं। स्वयं भी याद रखना, ये सब पहले जो कभी माना है वो कौन माना है? स्वयं वो माना है। गणपति चंद्र गुप्त अगले हमारे क्या है? लेखक है इसमें। चलो भाई, आगे की ओर चर्चा करते हैं, अपना कार्य शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक वैज्ञानिक इतिहास और वैज्ञानिक इतिहास के प्रवर्तक हैं, ये इसके रचनाकार हैं गणपति। पूरा लिख लेना। डॉक्टर, डॉक्टर की उपाधि है इसने इसके पास। ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका जो प्रकाशन का समय है 1965 है, याद रखना है। प्रकाशन का समय कितना है? 1965, समझ गए। तो इसकी जो रचना है इसमें इसने क्या कार्य किया है इसको तो अपन देखेंगे, साथ में अपन नई नई चीजों को अब इसमें जोड़ते चलेंगे। सुनिए, इसके पास देखो, इसको तो अपने ना हेडिंग में ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं पॉइंट बना के लिख रहा हूँ, ये तो ठीक है। प्रकाशन का समय ऐसे डाल लेना आप। ठीक है, तो सुनिए आगे इसकी स्टोरी। सबसे पहले ये कुरुक्षेत्र, कुरु कुरुक्षेत्र व हिमालय, हिमालय के कुलपति, कुल कुलपति के रूप में कार्य किया है, कार्य किया। बात समझ आई? अगर पूछ ले कि गणपति चंद्रगुप्त ने सबसे पहले कार्य किसके क्षेत्र में किया है, और ये करने वाला किसमें? कुरुक्षेत्र में और हिमालय के क्षेत्र में। और इसने किसके रूप में कार्य किया है? यूनिवर्सिटी अपनी, है ना, और इसने किया है कुलपति के रूप में। इसी में अगर चर्चा करते हैं अपन आगे की ओर, तो गणपति चंद्रगुप्त ने पीएचडी कर रखी है, उपाधियां मिली है इसको, उपाधि बोलते हैं इसको, उपाधि। अगर उपाधि की बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर लिटरेचर, ये इसको वो, हाँ, डॉक्टर की उपाधि होती है ना, डॉक्टर लिट लिटरेचर। ठीक है, डॉक्टर लिटरेचर की
उपाधि मिली है। समझ गए? फर्स्ट एक उपाधि इसको डॉक्टर लिटरेचर की मिली पड़ी है। सेकंड की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का, ये हिंदी हिंदी साहित्य शॉर्ट में लिख रहा हूं, हिंदी साहित्य का श्रृंगार व महाकाव्य महाकाव्य बिहारी बिहारी। एक तो है हिंदी साहित्य का श्रृंगार, दूसरा महाकाव्य बिहारी में डॉक्टर, या इसको बोलते हैं पीएचडी, है ना, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। देखो उपाधियों को मैं अलग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्या उपाधियां कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है। अगर पीएचडी करने की बात करें तो इसने दो क्षेत्रों से पीएचडी करी है, हिंदी साहित्य के श्रृंगार में और महाकाव्य के बिहारी के रूप में। ठीक है, महाकाव्य बिहारी के रूप में इसने क्या किया, पीएचडी के कार्य किया है। ठीक है, डॉक्टर लिटरेचर की इसको उपाधि मिली है क्योंकि आप देख रहे होंगे डॉक्टर लग रहा है। डॉक्टर का मतलब क्या होता है, ये कब लगता है, किसी क्षेत्र में विशेष रूप में आगे चले जाए। अगर आप अपनी हिंदी को, जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे ही आप यूजी नेट को क्लियर करेंगे, ठीक है, और अपना एडमिशन कंटिन्यू कर लेंगे, है ना, एडमिशन हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको जो रिसर्च के लिए टाइम दिया जाएगा, थीसिस बनाने अपन, है ना, उसको बनाएंगे, तो उसको बाद आपको जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो आपके नाम के बाद क्या लगेगा, डॉक्टर आचार्य, जो कैसे होता है बिल्कुल वैलिड होगा। ठीक है, फिर आपके पास एक ख्याति होगी, किसकी उपाधि होगी, डॉक्टर की। आप अपने पूरे आगे नाम के आगे क्या जोड़ सकते हैं, डॉक्टर की, और अपने रूप में अपनी किताब को प्रकाशित कर सकते हैं। अगर आप देख रहे होंगे जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं अपन, रचना, उसने हमेशा अपना स्वतंत्र पुस्तक के रूप में क्या दिया है, प्रकाशन किया है, किताब के रूप में। और किताब कब बना सकते हैं, जब आपके पास नॉट क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको अपनी किताब छापनी है या कुछ बनानी है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर की उपाधि क्लियर करनी पड़ेगी, मतलब उसको पाना पड़ेगा। तो 65 तक बात हो गई, इसका प्रकाशन का समय हो गया है। अगर इसमें बात कर लेते हैं अपन आगे की ओर, और ये जो आपको उपाधि दिख रही है, ये है, ये उपाधि मिली इसने 1965, नहीं 1959 में, है ना, 1959 ईस्वी में इसको उपाधि मिली थी। ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी देख लेते हैं रचनाएं, रचनाएं देखो, इसको चलो मैं बाद में लिख दूंगा। रचनाएं अगर देखते हैं तो सबसे पहले रस सिद्धांत, रस सिद्धांत का पुनर्विचार, पुनर्विचार, रस सिद्धांत का पुनर्विचार, इसकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है ना। दूसरा है महादेवी वर्मा, महादेवी महादेवी वर्मा का मूल्यांकन। महादेवी वर्मा का क्या है, इसने अपनी रचना में डाला, महादेवी वर्मा का क्या है, मूल्यांकन। इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड नंबर की, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड नंबर पे देखते हैं तो भारतीय भारतीय व पाश्चात्य सिद्धांत, भारतीय जो सिद्धांत है पाश्चात्य सिद्धांतों पर इसने क्या लिखी है, अपनी बुक लिखी है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं और आगे की ओर, इसकी टोटल 5 रचनाएं हैं। 5 रचनाएं कौन सी हैं, एक है हिंदी साहित्य का विकास, और हिंदी साहित्य का विकास और आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं। आदिकाल की क्या, प्रमाणिक रचनाएं, ये 2 रचना और अपने पास, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का विकास। विकास के बाद अपन देखते हैं चौथा नंबर पे जो रचना है, मैंने आपको क्या बताई, आदिकाल, आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं, प्रमाणिक रचनाएं, कैसी रचनाएं, वैलिड रचनाएं। इसके पास गणपति चंद्र गुप्त के पास, इसमें क्या है, इसके पास वैलिड रचनाएं भी। समझ गए, यहाँ तक फॉर्मेट आपको समझ में आ गया ना। ये इसकी रचना हो गई, प्रकाशन का समय हो गया है। और ये जो रचना है, इसको जो उपाधि मिली थी डॉक्टर वाली, ये किसमें मिली थी, श्रृंगार काव्य, श्रृंगार में और महाकाव्य में। ठीक है ना, दोनों में इसको उपाधियां मिल चुकी हैं। अगर अपने पास कहाँ है स्टार्टिंग के लिए जगह,
इसका प्रकाशन हुआ था अर्थात 1965 में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका जब प्रकाशन हुआ स्वतंत्र पुस्तक के रूप में, किसी निबंध में, आर्टिकल में, किसी भी रूप में छपता है तो उसको अपन किताब के रूप में नहीं छाप सकते जब तक उसको अपन क्या नहीं मानते, ऑथेंटिक ग्रंथ या रचनाएं नहीं मानते। पर जैसे ही उसको अपन बुक में, किसी रचना में ग्रंथ के रूप में छाप दे तो उसको अपन क्या मानते हैं, वैलिड। यहाँ तक कि आपने बात हो चुकी है, गणपति चंद्र गुप्त आपके सामने पेश हो चुके हैं भाई। ठीक है, इसमें अपन छोटी सी चीज को और जानेंगे, एक लास्ट बच रहा है, लिटरेचर की उपाधि मिली है भाई, है ना, ये याद रखनी है आपको। अगर इसमें पूछें कि उपाधि किस क्षेत्र में मिली है, ठीक है, तो इसका क्षेत्र भी लिख दूं, ये भी सही रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा, है ना, तो इस साथ में याद रखना, ब्रैकेट में लिख लेना। इसका जो क्षेत्र में उपाधि मिली थी वो मिली थी हिंदी साहित्य का विवेचन, शॉर्ट में लिख रहा हूं हिंदी, या सीधा लिखो साहित्य का विवेचन, विवेचन, या अपन किसके नाम से जान रहे हैं, इसका वैज्ञानिक इतिहास, साहित्य, ये क्या हो गया, साहित्य का, ये मार्कर, चलो आप यहाँ लिख लो, ये है साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यहाँ तक को आप ऐड कर लीजिए इसको, ये कंप्लीट अपना 6 नंबर का। ठीक है, 2 अपने कंप्लीट हो चुके हैं अब तक का। समझ गए, अब अपन बढ़ेंगे, अपन ये कौन सा चल रहा है, अपना क्रम चेंज नहीं किया है ना, इसको क्रम से निकाल लेना, ये 7 नंबर का है, 7 7, ठीक है, 7 नंबर वाला। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बृहत इतिहास, और इसका जो प्रकाशन किया था वो किया था काशी प्रसारणी सभा ने। ठीक है, अगला जो प्रकाशन आ रहा है आपके सामने बता लीजिए। बढ़े भी आगे की ओर, अगला वाला तो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का या 5 मिनट का हाईएस्ट, ये इतना बच रहा है अपने पास मैटर। चलो बढ़ लेते हैं अपन आगे की ओर, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, कहाँ तक मिटाना है अपने को, यहाँ तक मिटा रहा हूँ, ये वाला मिटाना है। गणपति चंद्रगुप्त के ये तो हो गया, आपको एक नोट डालना है छोटा सा, और नोट में ही आपको एक काम करना है जो अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब सुनिए आगे का प्रोग्राम क्या है अपने पास। तो आगे प्रोग्राम यह है कि जो आपको ये फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको रचना लिखाई थी जिसका नाम है साहित्य, साहित्य कौन सा है, साहित्य की बात करें तो रस, रस सिद्धांत का पुनर्विचार, ठीक है, ये मैंने रचना लिखाई है। तो इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया, ये रचना हकीकत में इसकी नहीं है, ठीक है ना, मतलब इसको जो सबसे पहले लिखने वाला व्यक्ति था वो है डॉक्टर नगेंद्र, जिसमें डॉक्टर की उपाधि लग रही है, उसने आपको समझ ले वो कैसा है, बिल्कुल पीएचडी धारी व्यक्ति है, ठीक है, उस समय में भी और इस समय जिसके पास होगी वो ही डॉक्टर लगाएगा। अब वो नहीं है, अगर आप सोचते हैं भाई डॉक्टर हर जगह लग जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, पर एक वास्तविक डॉक्टर है, ठीक है, जो मरीजों को चेक करता है वो डॉक्टर अलग है, और अपन जो डॉक्टर बनेंगे वो वाले डॉक्टर अपन अलग होंगे, ठीक है ना, दोनों डॉक्टर अलग अलग है। तो नोट लगा के लिखना है, नोट, रस सिद्धांत, रस सिद्धांत का पुनर्विचार, रस सिद्धांत का पुनर्विचार, डॉक्टर
नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र की, है ना, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है तथा 1964 में 1964 है ना, और चेक कर लेंगे अभी 1964 में, अभी सन मत लिखो आप, है ना, मैं इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमिक अकाद साहित्य अकादमी, अकादमी होता है ना, साहित्य अकादमिक बोलते हैं उसको पूरा नाम, अकादमिक पुरस्कार मिला। अगर साहित्य अकादमी की सर्वप्रथम पूछे तो सर्वप्रथम मिलने वाला है, सर्वप्रथम मिला, ये मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को, माखन लाल चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को सर्वप्रथम मिला था। और इसका जो अकादमी पुरस्कार है वो कब मिला था, डॉक्टर नागेंद्र को, ये मिला था सन 1965 के अंदर, ठीक है, सॉरी 64 में मिला था इसको, 64, ठीक है, 1964 में मिला था, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो इसको पुरस्कार है ना, सुनिए, ये जो पुरस्कार मिला था वो 64 में मिला था, सॉरी 65 में इसका पुरस्कार मिला है, मैं लिख दूं, और 64 में इसने क्या किया, ये रचना, ये जो रचना हुई है वो 64 में हुई है, 1964 में, समझ गए, 64 65 इसलिए गड़बड़ हुआ है, साहित्य पुरस्कार 65 में मिला एक साल बाद, और 64 में इसको क्या इसने रचना बनाई थी। अरे बनाने का मतलब समझ गए ना, क्या बनाया था, रचना बनाई थी, मतलब कि रचना को इसने लिखा था। क्यों, अपने पास साहित्य है, साहित्य में कुछ भी हो सकता है। चलिए, ये होगा अपना 7 हो गया। 8 नंबर पे अगली रचना आती है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, बृहद का मतलब तो जानते हैं बड़ा, और इसमें क्या है, संकलन है, संकलन, संकलन किए गए हैं, ठीक है ना। और ये जो रचना है इसका जो प्रकाशन करने वाली संस्था है वो सीधा है, ना कि कोई लेखक है, ठीक है। तो इसमें काशी नागरिक प्रचारणी सभा, काशी नागरिक नागरिक प्रचारणी सभा, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, समझ गए। तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने इसका क्या किया था, प्रकाशन किया, ठीक है। तो इसमें अपन छोटी छोटी चीजों को देखेंगे, तो सुनिए, अरे ये कर गया, एक सेकंड, हाँ, काशी नागरिक प्रचारणी सभा का ये प्रकाशन है, ठीक है। आपको इसमें याद रखना है, इसमें कुल खंड, इसमें कुल खंड, तो कुल खंड है इसमें कितने, टोटल 8, ठीक है। प्रकाशित खंड, प्रकाशित, यही काम के अपने मेन, तो प्रकाशित खंड, प्रकाशित खंडों की जो संख्या है वो है 6, अर्थात 2 अप्रकाशित है, अप्रकाशित है, समझ गए। टोटल जो इसके सदस्यों की संख्या थी, सॉरी जो खंडों की संख्या थी वो कितनी थी भाई, मैंने आपको बताया अभी, कितना है, 8, जिसमें से 6 प्रकाशित हो चुके हैं और 2 कैसे हैं, अप्रकाशित। यहाँ तक का मैटर आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। अगर छठवें खंड में बात करें, जो इसका छठवां खंड है एंड वाला, ये लिख देता हूं, खंड खंड 6 का प्रकाशन
डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा किया गया। समझ गए? जो छठवां इसका प्रकाशन है, ठीक है, जो छठवां इसका प्रकाशन हुआ था, ये करने वाला या इसको लिखने वाला कौन था? डॉक्टर नगेंद्र। और जो छठवें प्रकाशन में लिखा गया है, छठवां प्रकाशन, एक सेकंड, खंड 6, ठीक है, खंड 6 का, खंड 6 के द्वारा, यहाँ लिखो, खंड 6 का, 6, खंड 6 को डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया, ठीक है। और दिया क्या है? छठवें खंड को रीतिबद्ध के रूप में, सही है ना, रीतिबद्ध के रूप में डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा दिया गया। याद रखना है रीतिबद्ध, ठीक है ना, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है रीतिबद्ध वाला। या इसको अपन किस नाम से जानते हैं? रीतिबद्ध को जानते हैं रीति काव्य, ठीक है। अगर इसकी जगह काव्य आ जाता है तो काव्य भी सही है, ठीक है, यहाँ लिख दो रीति, रीति काव्य, ये भी सही है, ठीक है। इसमें आपको ये छोटी सी चीज और याद रखनी है, काशी नागरिक प्रचार सभा ने इसका क्या प्रकाशन किया था, ठीक है। और इसके अगर खंडों की बात करें तो टोटल कितने खंड है इसके? खंड की संख्या कितनी है भाई? मैंने कितनी लिखाई है आपको? 6 है ना। देखो इसमें जो कवियों की संख्या है, यहाँ लिख देता हूँ, 1964 से लेकर के 1947 तक, 87 तक, 1984, 84 ईस्वी तक के लेखकों का सहयोग है। लेखकों का सहयोग मतलब ये जो समय था, इसमें जितने भी लेखक थे, इस वाले जो बृहद ग्रंथ था, इसमें क्या पूरा सहयोग लिया गया था बाकायदा इज्जत के साथ इनसे, ठीक है। तो इसको लेने वाला व्यक्ति कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। लेखकों समूह के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है, मतलब इसको लिखवाया गया है, ठीक है। और काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने इसको लिखवाया है, ठीक है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा, तो ये कहाँ की है? काशी नागरिक में आपको पहले लिखा दिया है, बनारस की है ना, बनारस की है। आपको ये चीज याद रखनी है, इसमें क्या हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। जो इसके टोटल खंडों की संख्या वो है 18, ठीक है ना, 18 खंड है, 16 का प्रकाशन हो चुका है और 2 कैसे हैं? अप्रकाशित, ये आपको याद रखना है अब, ठीक है ना। उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, ठीक है। अपना बचना है एक लास्ट वाला, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है भाई, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। यहाँ तक का अपना कार्य हो चुका है और ये अपना 7 नंबर, और अपना एक बच रहा है छोटा सा ही, वो भी छोटा है इसी का तरह, जैसे ये वाला था ना काशी नागरिक प्रचारणी सभा, ऐसे ही अगला वाला भी छोटा है। और अगला है संवेदन का विकास या संवेदना का विकास, ठीक है, उतार लीजिए, संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य में संवेदना का विकास। और जो अगली रचना है वो है राम स्वरूप चतुर्वेदी की उतार लिया क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है भाई, अपना है हिंदी साहित्य, इसको मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है।
और 9 नंबर का जो अपना बच रहा है ये है अपना हिंदी साहित्य व संवेदन संवेदन इतिहास है ना। संवेदन हिंदी साहित्य व संवेदना संवेदना का विकास, संवेदना का विकास। इसका जो समय है वो है 1986 और इसके जो लेखक हैं, ठीक है, इस वाले रचना को देने वाले व्यक्ति है कौन? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है। इसमें तो कोई विशेष रूप से कुछ नहीं है, पर आपको दो में रामचंद्र के बारे में लिखाऊंगा, सॉरी राम स्वरूप के बारे में, इसको रचना को याद करना है, ठीक है ना, बस ये काम किए। इसको मैं नीचे वाला को मिटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, मैं लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट राम स्वरूप चतुर्वेदी, चतुर्वेदी की अन्य रचनाएं, अन्य रचनाएं, अन्य रचनाएं आपको ये देखनी है ना। इसका तो सन याद रखना है बस केवल। एक है, पहली रचना देखते हैं तो एक आती है कामायनी, कामायनी, ठीक है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्विचार है ना। कामायनी का पुनर्विचार इसकी रचना है, ठीक है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मूल्यांकन अलग है ना, विचार अलग है, ये मूल्यांकन अलग की रचना है, ठीक है, पुनर्विचार की। पुनर्मूल्यांकन, मूल्यांकन, ये इसकी रचना है। अगर बात कर ले, ये नोट लिख दूं, एक नोट याद रखनी। अगर आपसे पूछे कामायनी, कामायनी का पुनर्विचार, पुनर्विचार, ये रचना किसकी है तो याद रखनी है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। ये रचना है आपकी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना है, ठीक है ना, गणपति चंद्र गुप्त की। और ये जो प्रकाशन किया था इसने, ये जो रचना है ये आपको याद रखनी है, ये मुक्ति बोध की है, मुक्ति बोध, ठीक है। मुक्ति बोध के नाम से इसका प्रकाशन किया था इसने, मुक्ति बोध किसने किया है? गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है। रामायणी का पुनर्मूल्यांकन पूछे तो आपको याद रखना है रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात है, ठीक है। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास, अब बचे अपना कौन सा, इसकी दो रचनाएं और हैं रामस्वरूप की। अगर पूछे इतिहास, इतिहास व आलोचनात्मक, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक दृष्टि, ये भी इसकी ही रचना है, किसकी? रामस्वरूप की, ठीक है। तीसरी जो रचना है नंबर 3, तीसरी रचना है हिंदी काव्य, हिंदी काव्य इतिहास, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, चलो डायरेक्ट हो गया बस अपना काम। हिंदी साहित्य का, सॉरी हिंदी काव्य का इतिहास, अगर ये पूछे किसकी रचना है तो रामस्वरूप की रचना है, और ये वाली आपकी रचनाएं पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो ये आपका मेन ग्रंथ हो गया है, उतार लीजिए। ठीक है भाई, ये आपकी जो रचनाएं पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज जो अपनी क्लास है बिल्कुल एंड इसका हो चुका है। जो अपना टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं इस क्लास में, ठीक है। जो अपनी 3-4 क्लास है इसमें साहित्य पूरा कंप्लीट हो चुका है, हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में। अगला जो क्लास होने वाला है वो होगा अपना
हिंदी साहित्य के जानेंगे अपन काल विभाजन और नामांकन के बारे में। ठीक है ना, तो मिलता है अपन अगली क्लास में। अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।